हाय। ओके, तो आज हम लोग बेसिकली फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लेने वाले हैं, तो जो चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, इस चैप्टर की खासियत ये है, इसमें आपको थ्योरी भी आते हैं और न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली पूछते हैं, डेफिनेटली बोल रहा हूँ, एक बोल रहा हूँ, यहाँ पे 2 या 3 न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। कुछ रेजिस्टेंस के बेस पे आते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट के बेस पे आते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 चालू कर देते हैं इसका। तो हमें क्या करना है, जो पहला जो टॉपिक है, जैसे नाम में लिखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट क्या होता है पहले हम लोग देखते हैं। जैसे भी कोई भी वायर लीजिए, इस वायर से करंट फ्लो होता है। अगर मैंने इसको बल्ब लगाया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आ गई, राइट। तो यहाँ से बेसिकली यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो, ये जो वायर होती है वो हमेशा मेटल की वायर होती है, राइट। कभी आपने देखा है नॉन मेटल की वायर है, कभी नहीं देखोगे। क्यों? मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, राइट। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज होता है निगेटिव चार्ज होता है। इनके ऊपर चार्ज निगेटिव होता है। जैसे एक मेटल है, इसमें आपको बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, राइट। ये रैंडमली इधर उधर मूव हो रहे हैं, कुछ यहाँ पे जा रहे, 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 सब ऑल आर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन मूव हो रहे विथ नॉर्मल स्पीड। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करने हैं, सो डोंट वरी अबाउट दिस। तो ये जो बड़ी लाइन होती है दैट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो छोटी लाइन होती है दैट इज ऑलवेज अ नेगेटिव टर्मिनल, याद रखिएगा। तो जैसे पॉजिटिव निगेटिव का क्या होता है, हमेशा अट्रैक्शन होता है। तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव हो जाएंगे, इस तरफ में मूव हो जाएंगे, राइट। यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। तो निगेटिव निगेटिव क्या होता है, रिपेल होता है। ये भी इसको यहाँ पे पुश करें, तो इस केस में सारे इलेक्ट्रॉन आपको इसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, राइट। इस केस में क्या हो रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन आपके इसी केस में मूव हो रहा है। तो इसमें आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट। लेकिन यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो फ्लो हो रहा है इसका स्पीड होना चाहिए, मतलब कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, राइट। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, इसीलिए यहाँ पे लिखा है टाइम लिखा है। तो अगर किसी ने एग्जाम में पूछा व्हाट इज करंट, तो आप क्या बोलोगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, सॉरी रेट ऑफ फ्लो से आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कॉल्ड एज करंट। जो करंट होता है इसे इंडिकेट किया जाता है कैपिटल आर से। इसका यूनिट जो है वो 1 एम्पियर है, सॉरी इसका यूनिट क्या है, एम्पियर है। क्यों? क्योंकि इसका एम्पियर नाम के साइंटिफिक ढूंढा इसके लिए, राइट। तो करंट का अगर डेफिनेशन देखा जाए या फॉर्मूला देखा जाए तो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। क्यू इज नथिंग बट यूर इलेक्ट्रॉन्स होता है, या चार्ज बोलते हैं इसको, ठीक है। टी यानी टाइम होता है। अभी यहाँ पे देखिए, मान लीजिएगा मेरा एक मेटल है, मेरे पास एक मेटल है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 ही लेता हूँ, मेटल रहेगा मेरा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरा एक मेटल है जिसमें मेरा 10 इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने दोनों को भी सेम वोल्टेज अप्लाई किया, यहाँ पे भी 5 वोल्ट ही अप्लाई किया, यहाँ पे भी मैंने 5 वोल्ट ही अप्लाई किया, 5 वोल्ट ही अप्लाई किया। तो इस केस में किसमें ज्यादा करंट रहेगा, ये 5 वाले इलेक्ट्रॉन में या 10 वाले इलेक्ट्रॉन में? 10 वाले इलेक्ट्रॉन में ज्यादा रहेगा, क्योंकि क्यू मतलब क्या होता है, चार्ज होता है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है क्या, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसका और एक फॉर्मूला है n इंटू ई अपॉन टी, एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी कि इस केस में अगर मैं लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 5 इंटू ई अपॉन टी रहेगा, और यहाँ पे मेरे 10 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए मैं 10 इंटू ई, ऑब्वियस है 10 बड़ा नंबर है, तो इस केस में इसका इलेक्ट्रॉन, इसका करंट ज्यादा रहेगा, राइट। इसके बाद एग्जाम में ये भी पूछते हैं व्हाट इज मीन बाय 1 एम्पियर। क्या पूछते हैं, 1 एम्पियर क्या होता है, ठीक है। तो अपना नॉर्मल करंट का फॉर्मूला क्या है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। क्यू यानी हम लोग बोलते हैं इसे इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं, तो टी आया। तो हमें क्या करना है, 1 एम्पियर ढूंढना है। ये जो क्यू है इसको हम क्यू ही रखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज बोलते हैं। इसका यूनिट क्या है पता है, इसका यूनिट होता है कूलम होता है, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, राइट। तो 1 एम्पियर किसको बोलेंगे, व्हेन, सुनिए व्हेन, ये 1 कब आएगा, जब आपका न्यूमरेटर में 1 कूलम रहेगा और डिनोमिनेटर में क्या रहना चाहिए, 1 सेकेंड रहेगा। आया कि ना, 1 डिवाइडेड बाय 1 1 आता है, इसीलिए एम्पियर बना।
इफ दे आस्क यू व्हाट इज मीन बाय 1 एम्पियर, तो आप क्या बोलोगे? व्हेन अ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लो इन 1 सेकंड दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर, राइट? 1 आने के लिए सारे 1 चाहिए, तो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लो इन 1 सेकंड दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये हुआ अपना बस करंट के बारे में, राइट? ओके, इसके बाद वाला जो टॉपिक है इसके ऊपर चलते हैं। उसके बाद वाला है पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है? कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस होता है। देखो, पोटेंशियल यानी इसका अगर शॉर्टकट में लिया जाए वर्ड और मीनिंग लिया जाए तो हम लोग बोलते हैं इसमें बहुत पोटेंशियल है। पोटेंशियल यानी ताकत होता है, उसको आपको डिफरेंस करना, उसको आपको यूटिलाइज करना होता है। लेकिन यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल होता क्या है? लेट्स डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अपना जो इलेक्ट्रिसिटी जो बनता है वो मोस्टली डैम पे बनता है या कोयले के ऊपर बनता है। तो मान लीजिए अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बना है वो डैम पे बना है, वहाँ पे क्या बना है? आपका चार्ज बना है। ये चार्ज तो बना है, राइट? हमें इसको फ्लो करना पड़ेगा। फ्लो करने के हमें इसको कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी यानी उसके ऊपर कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके ये काम आएगा, राइट? तो पोटेंशियल मतलब क्या होता है? आपका जो चार्ज होता है, उसके ऊपर आपको पोटेंशियल अप्लाई करना होता है, वर्क करना पड़ता है, तभी ये काम आएगा ना। समझ में आ रहा है क्या बोलना? जो डैम पे जो चार्ज बना है, वो चार्ज को आपके घर तक लाओगे तभी तो आपका वहां पे पोटेंशियल क्रिएट होगा, तभी तो करंट फ्लो होगा, राइट? ये कैसे ही फ्लो होने वाला है? जैसे यहाँ पे जो मैंने पोटेंशियल लगाया है पूरे इसमें, राइट? ऐसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होने वाले हैं क्या? नहीं। तो हमें इसको पोटेंशियल अप्लाई करना ही पड़ेगा, उसकी बिना वो वाला इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं होगा उसी स्पीड से। जितना पोटेंशियल ज्यादा उतना स्पीड ज्यादा रहेगा उस केस में। तो पोटेंशियल यानी क्या होता है? आपका जो चार्ज होता है, आपको डैम से आपके घर तक लाने के लिए आपको कुछ तो उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, देन ओनली इट कैन मूव। तो इसे बोलते हैं पोटेंशियल बोलते हैं। तो अगर पोटेंशियल अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आप क्या बताओगे? व्हेन 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट, द अमाउंट ऑफ वर्क, सुनिए अभी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी मतलब यहाँ पे हमें पता नहीं डिस्टेंस कहाँ पे, डैम है कहीं और है, टू दैट पॉइंट कॉल्ड एज पोटेंशियल, राइट? मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए पोटेंशियल मतलब क्या होता है? उस चार्ज को आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए यू हैव टू डू सम वर्क ऑन दैट चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल अगर किसी ने पूछा तो आप क्या बताओगे? व्हेन द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यहाँ पे फिर से लिखता हूं, पोटेंशियल का अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पढ़ा ना? यूनिट पॉजिटिव या कुछ ऐसा जिसको यूनिट चार्ज बोलते हैं, ठीक है, टू ब्रिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी मैंने जैसे बताया बहुत दूर से होने थे, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, राइट? इसे बोलते हैं पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला V इक्वल टू W अपॉन Q। अभी आपको समझ में आएगा। Q मतलब चार्ज है, W यानी उसके ऊपर हम वर्क करने वाले, टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इसका यूनिट जो है इसे बोलते हैं वोल्ट बोलते हैं, क्योंकि इसको वोल्ट नाम की साइंटिफिक यूनिट है, ठीक है? अभी ये तो हुआ पोटेंशियल के बाद आता है पोटेंशियल डिफरेंस आता है। ये भी इंपॉर्टेंट, इसे शॉर्टकट में पीडी बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस नथिंग, कुछ भी नहीं है। इसमें क्या होता है? यहाँ पे एक पॉइंट होता है, मान लीजिए ए पॉइंट है और दूसरा पॉइंट बी है। यहाँ पे आपको बस वायर से करंट करना है, तो इनके बीच का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड, जो भी डिफरेंस आएगा पोटेंशियल आएगा। जैसे मान लीजिए इसका +10 है, इसका 5 है, तो इन दोनों के डिफरेंस कितना हुआ? 10 - 5 कर तो 5 आएगा, तो पोटेंशियल है 5। मतलब जैसा ही सिंपल है पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ऐसा बोल सकते हैं, मान लीजिए एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट है 10 मीटर है, अगर आप ग्राउंड से काउंट करोगे तो 0 मीटर आएगा। इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 10 मीटर। तो इन दिस केस अगर मुझे बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इसमें? 10 मीटर है। अगर मुझे सर्टन हाइट में से पूछना है, इन दोनों के पूछना है, तो ये इसका मान लीजिए 5 मीटर है यहाँ तक, और ये पूरा 10 मीटर है, तो 10 - 5 कर दो 5 वोल्ट आया।
इसी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होता है, राइट। जितना मैंने बताया, जितना बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस हो उतना उस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा जोर से धकेल देगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और अपने यहाँ पे मोस्टली 220 वोल्ट लगता है, सब पूरा 220 वोल्ट पे ही चलता है। उसके हिसाब से जैसे करंट चाहिए वैसे हमें वो पैरामीटर चेंज करते हैं। तो मैंने आपको करंट बताया, पोटेंशियल बताया, पोटेंशियल डिफरेंस बताया। उसके बाद वाला टॉपिक है व्हाट इज मीन बाय 1 वोल्ट। अपना वही फॉर्मूला है, राइट। तो अभी इसको अगर मैं 1 वोल्ट का कन्वर्जन बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा, व्हेन कूलम का भी चार्ज कितना होना चाहिए, 1 कूलम होना चाहिए। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज अप्लाइड और व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन 1 कूलम ऑफ चार्ज टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कॉल्ड एज 1 वोल्ट। तो 1 कब आएगा, जब सारे पैरामीटर आपके 1 रहेंगे तभी आएगा, इसे बोलते हैं पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज नथिंग बट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंपल डेफिनेशन ये, ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। इसका यूनिट है ओम है, एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, को बताना ओम है, क्योंकि उसे ओम्स के साइंटिस्ट ने ढूंढा है, इसीलिए बोलते हैं। अभी रेजिस्टेंस होता क्या है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। जैसे कि मान लीजिए आपका बहुत बड़ा रोड हाईवे है और बीच में ही एक दो चार स्पीड ब्रेकर है, राइट, एकदम मस्त से जा रहे हो आप लोग, लेकिन जैसे स्पीड आता है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपका गाड़ी का स्पीड कम करना पड़ता है। वैसे ही रेजिस्टेंस भी होता है। क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे थोड़ा स्टोरी हम सुनते हैं तो शायद आपको पता चलेगा। देखो, ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, बराबर। तो इसमें ये सारे एटम्स हुए, बराबर ना। अभी एटम्स के कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे कि जो रैंडमली इधर उधर मूव होते हुए, राइट, ये इलेक्ट्रॉन से, ये इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, कुछ ना कुछ उसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ऐसे ही घूमते इधर उधर घूमते रहेंगे। हम लोग क्या करेंगे, तो इसके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे, ये पॉजिटिव वाला रहा, ये निगेटिव वाला रहा। तो जैसे मैंने बताया, निगेटिव निगेटिव क्या होता है, रिपल्सिव होता है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ पे होना चाहिए, राइट। पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन हुआ कि नहीं, तो सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ पे मूव हो गए, राइट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर ऑब्जर्व करो, अगर ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पे भाग रहा है तो क्या होगा, इस एटम के ऊपर गिरेगा, पोलर होगा, तो उससे क्या होगा, उसका जो स्पीड था, मान लीजिए इसका स्पीड है, जैसे स्टार्ट किया 120 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, सामने देखा स्पीड पे करा है, तो ऑब्वियसली स्पीड कम होगा, स्पीड कम हुआ 60 हुआ, फिर इसे बढ़ने के लिए टाइम लगेगा, फिर जाके आगे जाके कहीं और एटम के ऊपर गिरेगा। ऐसा अगर आप एवरेज करोगे तो स्पीड कम रहेगा, राइट। जैसे कि एग्जांपल, अगर आप कुछ ट्रैवलिंग कर रहे हैं सिटी में, कभी आपको रास्ता खाली मिलता है तो एकदम जोर की स्पीड से जाते हो, लेकिन जैसे ट्रैफिक लगता है, सिग्नल लगता है, आपका स्पीड कम होता है, तो एवरेजली आपका स्पीड क्या रहेगा, कम हो जाएगा। तो दैट इज नथिंग बट योर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, तो रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, राइट, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर पे डिपेंड है, ये एक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है ओहम्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओहम्स लॉ क्या बताता है, अब तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है ओहम्स लॉ के ऊपर। ओहम्स लॉ बताता है कि एज लॉन्ग एज फिजिकल, ये बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर, फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर, इसको मैं शॉर्टकट में, कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्टकट में लेता हूं, मतलब यानी V अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग
थ्रू इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपका जो पोटेंशियल होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को निकालते हैं और इसकी जगह इक्वल टू साइन लेते हैं और हम लोग R, तो बन गया ना V इक्वल टू RI बोलते हैं, या फिर इसको अगर प्रॉपर राइमिंग वर्ड चाहिए तो IR बोलते हैं। ये वाला फॉर्मूला रखना, दोनों एक ही है, RI लिखो या 2, जैसे 2 into 3 लिखो या 3 into 2 लिखो, दोनों का प्रोडक्ट एक ही आता है, सेम लॉजिक है। लेकिन V इक्वल टू IR ये फॉर्मूला बहुत फेमस है, राइट? इसे बोलते हैं ओम्स लॉ बोलते हैं। ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। अभी इसके बाद जो टॉपिक है, अभी ओम्स लॉ का फंडा क्या है, देखिए V इक्वल टू IR है, इसका जो ग्राफ है ना ऐसा ग्राफ आता है हमेशा, याद रखिएगा। इसका मतलब ये होता है जैसे जैसे आपका V बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में आपका I भी बढ़ेगा। मैंने वो बता भी दिया था, तो याद है क्यों बढ़ेगा, V बढ़ेगा तो I भी क्यों बढ़ेगा। ये वाला भी नहीं, यहाँ पे बताएगा जितना मेरा पोटेंशियल बढ़ेगा उतना उस स्पीड से उस इलेक्ट्रॉन को भेजेगा उतना आपका करंट बढ़ेगा, राइट? लेकिन करंट बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस भी कम होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो सबको ये समझ में है। ये जो ओम्स लॉ होता है इसका ग्राफ जो होता है इस बेस से होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एग्जाम में पूछते कभी कभी ग्राफ के बारे में, ठीक है? इसका ग्राफ यहाँ पे V होता है, ओके ये हुआ। इसके बाद आता है एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओहमिक एंड नॉन ओहमिक रेजिस्टर। ओहमिक रेजिस्टर मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे मैं ओहमिक लिखता हूँ और यहाँ पे मैं नॉन ओहमिक लिखता हूँ। ओहमिक मतलब इसके 2 पॉइंट लिखना है। ओहमिक यानी विच ओबेज ओम्स लॉ, विच ओबेज ओम्स लॉ कॉल्ड एज ओहमिक रेजिस्टेंस। नॉन ओहमिक यानी विच डज नॉट लिखा है, बस ये इंपॉर्टेंट है, डज नॉट ओबेज ओम्स लॉ। ठीक है, यहाँ पे आपका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ बहुत लीनियर होता है, यहाँ पे आपका जो ग्राफ होता है वो लीनियर नहीं होता है, ऐसा थोड़ा सा कर्व आ जाता है, राइट? अगर किसी ने आपको एग्जाम में पूछा तो आप ये 2 पॉइंट लिख सकते हो और 2 मार्क के जाता है। ठीक है, इसके बाद ये टॉपिक हो, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के ऊपर कौन से फैक्टर है, तो पहला आता है मटेरियल, दूसरा आता है लेंथ, आता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है? लेंथ के बाद आता है थिकनेस एंड टेम्परेचर, ठीक है? अभी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो, आप कॉपर यूज कर रहे हो, आयरन यूज कर रहे हो या एल्यूमिनियम यूज कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमें बताना चाहूंगा, जैसे अगर मान लीजिए, जैसे इमेजिन कीजिए मेरे पास सोडियम का मेटल है, मैंने इसके वायर यूज करना चालू किया, मैं भी बस एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281 है, राइट? अगर आप एल्यूमिनियम का देखोगे, एल्यूमिनियम भी मेटल ही है, राइट? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 283 है, राइट? अगर जस्ट इमेजिन कीजिए ये पर एटम आपको 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये पर एटम आपको 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ऑब्वियसली अगर आप इसको यूज करोगे तो एल्यूमिनियम बेटर रहेगा, राइट? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज है, आपके मोबाइल में या सीपीयू में गोल्ड यूज होता है, क्यों? इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर। तो आपको कौन सा मटेरियल ले रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड है। अगर सादा मटेरियल लोगे तो उसका रेजिस्टेंस भी सादा ही रहेगा, मतलब ज़्यादा रहेगा, राइट? तो ये इसके ऊपर डिपेंड हुआ। उसके बाद आता है, जैसे मैंने बताया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर।
ठीक है। लेंथ ऑफ कंडक्टर मतलब कैसे होता है, इसका लॉजिक ये है, जितनी बड़ा लेंथ होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ऐसा क्यों होता है, जस्ट इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा पाइप लेता हूं मैं, इतना साइज, उसी थिकनेस का उसी साइज का, बस लेंथ में बड़ा पाइप लेता हूं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने इसको भी वोल्टेज सेम वोल्टेज लगाया और इसको भी सेम वोल्टेज लगाया, तो क्या होगा, जस्ट इमेजिन कीजिए, ये ऑब्वियसली इसका लेंथ छोटा है, इलेक्ट्रॉन जब ट्रैवल करेंगे तो लेस नंबर ऑफ एटम को कोलाइड करेंगे, जितने कम एटम को कोलाइड करेंगे ऑब्वियसली रेजिस्टेंस कम रहेगा। लेकिन जाते जाते ये वाला अगर आप देखो, इसका लेंथ बड़ा है, तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत सारे एटम्स को कोलाइड करने वाला है, 7, 8 या 10, 12 जितने भी हैं, तो ऑब्वियसली उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे इसको 1 या 2 एटम को ही कोलाइड करेगा, ऐसे अज्यूम कर लो। तो जितना लेंथ बड़ा होगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, इसके पीछे लॉजिक है कि उतना नंबर एटम्स को कोलाइड करता है तो उनका स्पीड एवरेजली कम हो जाता है, इतना याद रखिएगा। इसका दूसरा भी ऑप्शन ऐसा बोल सकते हैं, एक पाइप है सेम और बस उसकी लेंथ बड़ी है, यहां से पानी जाएगा, यहां से पानी जाएगा। इमेजिन कीजिए, पानी यहाँ इस पाइप पे और इस पाइप से आने के लिए, और यहाँ से छोड़ा यहाँ से आने के लिए इसको ज्यादा टाइम लगेगा कि नहीं, तो इनडायरेक्ट ऐसा बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद आता है रेजिस्टेंस थिकनेस के ऊपर कैसे डिपेंड होता है। तो ये होता है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए एक छोटा सा पाइप है और एक बड़ा वाला पाइप लेता हूं, देखिए, और एक चीज हमेशा याद रखिए, करंट को हमेशा पानी की तरह ट्रीट कीजिए, आपका बहुत सारी इजी रहेगा कैलकुलेशन करने के लिए। अगर जैसे इमेजिन कीजिए मैंने यहाँ से पानी छोड़ा, सेम क्वांटिटी और सेम प्रेशर छोड़ा, यहाँ पे भी सेम क्वांटिटी सेम प्रेशर छोड़ा, कहाँ से पानी इजीली मूव हो पाएगा, यहाँ से हो जाएगा, राइट। तो करंट इजीली मूव हुआ तो आपका इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हुआ, कम हुआ। इसके पीछे लॉजिक ऐसा होता है, देखिएगा, हम लोगों ने एक ही फॉर्मूला पढ़ा थोड़ी देर पहले, V is directly proportional to V equal to IR, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। जब भी कभी प्रोडक्ट होता है इन दोनों के बीच में, किसी भी फैक्टर में दो नंबर के बीच में प्रोडक्ट होता है, तो उस केस में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे I एंड R के बीच में क्या है, प्रोडक्ट है, दोनों का प्रोडक्ट है, तो इस केस में क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। क्यों रहेगा, इसका मतलब क्या होता है, अगर आपका I बढ़ता है तो R क्या होगा, डेफिनेटली कम होगा। तो अगर आप ये लॉजिक यहाँ पे लगाते हो, यहाँ से या यहाँ से इजीली करंट कौन से पास होगा, यहाँ से पास होगा, मतलब करंट ज्यादा बढ़ेगा, करंट बढ़ा इसलिए इसका रेजिस्टेंस क्या हुआ, कम हुआ। क्यों, इसके पीछे का लॉजिक है एरिया ऑफ थिकनेस, क्योंकि यहाँ से इजीली पानी मूव होगा मतलब करंट मूव होगा, यहाँ से थोड़े कम होगा। ऑल सेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये वाला पार्ट हुआ। उसके बाद आता है टेम्परेचर का, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा कोलाइड होना चालू कर देंगे, बराबर ना। जैसे कि पानी ले लो, जस्ट नॉर्मल पानी अगर आपने उबालना चालू कर दिया तो जस्ट नॉर्मल चलता है, लेकिन जैसे पानी का टेम्परेचर 70, 80, 90 जाएगा तो पानी में ऐसा आता है ना, बबल्स आना चालू होता है, राइट, बुलबुले। तो इस केस में क्या होगा, उस केस में उनका कोलाइडेशन ज़्यादा रहेगा। सेम रहेगा, अगर आपका किसी का भी टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ऑब्वियसली उसके कोलाइडेशन की ज़्यादा चांसेस रहेगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा स्पीड से जाएंगे, राइट, उतने ज़्यादा स्पीड से जाएंगे उतने ज़्यादा रेजिस्टेंस कोलाइड भी करेंगे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे दो पार्ट होते हैं बेसिकली, यहाँ पे दो पैटर्न्स होते हैं, इसे बोलते हैं पॉजिटिव बोलते हैं, एक निगेटिव बोलते हैं। कुछ कुछ जगह पे कैसे होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे आपका रेजिस्टेंस कम होता है, और कुछ कुछ जगह पे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। एक को पॉजिटिव बोलते हैं, एक को निगेटिव बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद वाला आता है नया टॉपिक है, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें 4-5 टॉपिक है, उनके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, याद रखें ये हमेशा वायर के लिए अप्लाई होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमेशा वायर के लिए अप्लाई होता है।
इसे ही बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन कैसा है? रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट इसका क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है? एरिया क्रॉस सेक्शन होता है। तो इन दोनों को उन्होंने कंबाइन किया, तो कैसे बना? आर इज, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ पे इनवर्सली लिखता हूँ। सेम लॉजिक, यहाँ पे मैं अभी प्रोपोर्शनली साइन निकालने वाला हूँ, उसकी जगह रेजिस्टिविटी साइन लगाना। तो आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए रो, राइट? ये आपका रेजिस्टिविटी का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका एग्जाम में यूनिट बहुत बार पूछते हैं, इसका यूनिट हम लोग निकालते हैं। रेजिस्टिविटी का हमें यूनिट निकालना है, जो यहाँ पे डिवाइड है इधर जगह मल्टीप्लाई होगा, ये न्यूमरेटर पे यहाँ पे जगह डिनोमिनेटर पे जाएगा, बराबर? देखिए अभी रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम है। एरिया का हमेशा मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ हमेशा हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। ये और ये कटा, तो बचा क्या? ओम मीटर। एग्जाम में ये वाला यूनिट बहुत बार पूछते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? तो आप क्या बताओगे? ओम मीटर बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में अगर रेजिस्टिविटी पूछा तो वही बताना है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया क्रॉस सेक्शन, और दोनों कंबाइन कर दीजिए। तो अभी सबको समझ में रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है? ऐसे इससे इस सिंबल से रेंट करते हैं। तो इसके बाद वाला जो टॉपिक है, उसका टॉपिक का नाम है, सेम लॉजिक के पास एक छोटी चीज है, कंडक्टिविटी। क्या टॉपिक है? कंडक्टिविटी। इसे ही बोलते, इसका डेफिनेशन क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। तो इसका रेसिप्रोकल है ना, जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था? ये वाला था, वन रेसिप्रोकल है ना, वन अपॉन। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। तो इसका भी यूनिट पूछते हैं। देखिए इसका यूनिट क्या आएगा? वन आएगा, अपॉन रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है? ओम मीटर। तो इसका यूनिट क्या आएगा? इसका शॉर्टकट में ऐसा बोलेंगे हम लोग, पर ओम मीटर। ये इसका यूनिट, राइट? ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, उसके बाद जैसे रेजिस्टिविटी में ये भी पूछते हैं कि ऑन विच फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड। तो पहला तो मैंने बताया लेंथ ऑफ द वायर, दूसरा होता है एरिया क्रॉस सेक्शन, तीसरा कॉमन नेचर ऑफ द वायर, कौन सा वायर, कॉपर है, सिल्वर है, किसका वायर, गोल्ड का वायर है, इसके ऊपर डिपेंड है। ये वाला पार्ट हुआ, तो रेजिस्टिविटी हुआ, कंडक्टिविटी हुआ। इसके बाद आता है सुपर कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, सुपर कंडक्टर यानी जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस रहेगा जीरो रहेगा। जिसका रेजिस्टेंस जीरो है उसे बोलते हैं सुपर कंडक्टर। जैसे सुपरमैन मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत पावर होती है उसे सुपरमैन बोलते हैं। वैसे सुपर कंडक्टर मतलब जिसकी रेजिस्टेंस जीरो रहेगा लेकिन करंट बहुत जाएगा, इसे भी क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर। और एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछता है, और दो एग्जाम्पल भी पूछते हैं। आई थिंक कुछ तो मोबियम और एक क्वेश्चन नंबर है, आई थिंक ये वाला वो पूछते हैं। सुपर कंडक्टर देखता अभी मेरे पास नहीं मेरे को याद है, हाँ लिखा है, सुपर कंडक्टर है। मर्क्यूरी, ये वाला बहुत बार पूछा है कि इसके एग्जाम्पल बताए। मर्क्यूरी बिलो 4.2 केल्विन टेम्परेचर है, केल्विन वाला। एंड लीड बिलो 7.25 के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। सुपर कंडक्टर पूछा है और उसके दो एग्जाम्पल पूछे हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये। उसके बाद आता है रेजिस्टेंस के बारे में आते हैं। तो रेजिस्टेंस को हम लोग दो तीन वे से कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ये भी एक वे है, दूसरा एक वे होता है ये भी एक वे होता है। तो इसके दो टाइप्स क्या हैं? इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज बोलते हैं, और इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस पैरेलल बोलते हैं। ऐसे दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
इसके ऊपर बस न्यूमेरिकल आते हैं, थ्योरी पार्ट नहीं आते। तो इसका मैं थ्योरी नहीं बताता, बस आपको न्यूमेरिकल बता, मतलब कंसेप्ट बताता। अगर रेजिस्टेंस इन सीरीज रहा तो ऐसा आता है, मान लो इसको मैं R1 बोलूंगा, इसको मैं R2 बोलता हूँ, इसको R3 बोलता हूँ। तो R मतलब क्या बोलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम लोग सेम लॉजिक से चलते हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल बोलते हैं। पैरेलल कैसे लिखा, इसको मैं R1 बोलता हूँ, R2 बोलता हूँ, इसको मैं R3 बोलता हूँ। इसका फॉर्मूला आता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका फॉर्मूला बनता है। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तो ये हुआ अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ठीक है।